Let's start chapter 5 regarding quasi contract. ठीक है साहब? So please write down. Very important for your prelims and very important for your mains as well. You will see question in mains from this chapter definitely, and for that purpose you will have to read, understand and learn section 68 to 72. मेंस में आपको खास करके यूपी पीसीएस जे या फिर उत्तराखंड पीसीएस जे, इनका ये बड़ा प्रिय क्वेश्चन है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट पर, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें वो. सो फॉर दैट पर्पज सेक्शन 68 टू 72 आपको टिप्स पे रटे होने चाहिए. ठीक है, कर लेंगे आप लोग. नाउ प्रोसीड्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस चैप्टर वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्सेप्ट है क्या, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, एंड देन वी विल गो फॉर द बेयर एक्ट from section 68 to 72. This is our task now in this case here. So let's start. The first question for your prelims comes from the heading itself. They are not mentioning the name quasi contract, and this is the heading of certain relations resembling those created by the contract. कुछ ऐसे संबंध जो कैसे करते हैं, which resembles those created by contract. कॉन्ट्रैक्ट जिस प्रकार के संबंध बनाता है, संबंध स्थापित करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस, उनसे मिलते जुलते संबंधों के बारे में बात कर रहे हैं हमें. तो एग्जैक्टली द टर्म यूज्ड, जो क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन यूज्ड इन द बेयर एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. द क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट टर्म इज यूज्ड इन इंग्लिश लॉ. ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना आप लोग, डोंट गेट कंफ्यूज इन योर एग्जाम्स इन प्रीलिम्स. क्वाज़ी, द टर्म क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन यूज्ड. दिस इज यूज्ड वेयर, अमेरिका और इंग्लैंड. इंग्लैंड इंग्लिश लॉ में यूज किए थे क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट. द हेडिंग इज दिस, सर्टेन रिलेशंस resembling those created by contract. Now question arises, what kind of resemblance is this? If there is any resemblance between these relations and the those created by the contracts, what is that resemblance? So please see this slide. Relations created by contracts में क्या होता है, A and B agrees, and then if any one of them commits breach, then the party who is causing breach is bound to compensate to the party who is suffering from such breach. Section 73. अगर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, ए और बी के मध्य कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक पार्टी अगर ब्रीच कर रही है तो जो पार्टी ब्रीच करेगी वो दूसरी पार्टी को कंपनसेट करेगी. और कंपनसेट कैसे करेगी, एज पर सेक्शन 73 एंड 74. ठीक है, नाउ प्लीज गो टू 73. इसी स्लाइड में देखिए पहले बात क्या है. रिलेशंस, इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन में यही बात आई ना, रिलेशन क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट में, ए और बी में एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो पार्टी ब्रीच करेगी वो कंपनसेट करेगी. नाउ यहां पर भी सेम है क्या, बस सिर्फ इसमें कि जो मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑब्लिगेशन है, जिस तरीके से ऑब्लिगेशन इनक्योर की गई है वो डिफरेंट है. दैट इज डिफरेंट. आई एम नॉट एंटरिंग इनटू एनी काइंड ऑफ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट. अब रुको महाराज, वहां पर ये भी सही है, ऐसे ही बंद करो. वी आर नॉट एंटरिंग इनटू एनी काइंड ऑफ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नाउ, बट एंड कॉन्सिक्वेंस इज सेम. कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन से हटूंगा, what is my obligation? I will have to compensate as per the section 73, 74. And if I commits breach of certain kind of relations obligation, then in that condition also the result is same. So that is the resemblance between these two. That is why this heading, certain relations resembling those created by the contract. And now I draw your attention towards section 73. सेक्शन 73 पैरा सेकंड में क्या है, कंपनसेशन फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज द ऑब्लिगेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट. व्हेन एन ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन इंक्योर्ड, मीनिंग देयर बाय क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हैज बीन इंक्योर्ड, गॉट इट,
एंड हैज नॉट बीन डिस्चार्ज, लेकिन उसको डिस्चार्ज हमने नहीं किया है. वी हैव इंक्योर्ड एन ऑब्लिगेशन, दैट इज व्हाट, क्वाजी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, बट वी हैव नॉट परफॉर्म्ड आवर पार्ट, वी हैव नॉट परफॉर्म्ड दैट ऑब्लिगेशन. And thereby the person injured, any person injured by the failure of discharge is entitled to receive the same compensation from the party in default as if such person had contracted to discharge this. तो जो सिमिलैरिटी है, जो रिजेम्बलेंस यहां पे स्थापित हो गई आपको, आप समझ रहे हैं इस बात को अब, कि यहां पर आकर के अल्टीमेटली जो उनकी लायबिलिटी है, whether you have entered into a contract or you have incurred any quasi contractual obligation, if you are not performing your duty, result is same, you will have to compensate on the same basis. दोनों में ही लिक्विडेटेड डैमेजेस आपको देने पड़ेंगे, प्री डिटरमिन्ड देने पड़ेंगे आपको, डैमेजेस देने पड़ेंगे आपको. वी कॉल इट लिक्विडेटेड डैमेजेस. नाउ प्लीज सी दिस स्लाइड. रिलेशंस क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, एंड इनमें ये कॉन्ट्रैक्ट में रिजेम्बलेंस है, that is because of section 73 पैरा सेकंड में resemblance establish कर दी गई, and that is such an action it may be further noted that is for the liquidated sum of money. In case of contract we sue for the liquidated sum of money, in case of quasi contract we sue for the liquidated sum of money. This is the relationship between the contracts and the quasi contracts, and that is why there is heading what, relations resembling those created by the contracts. So I hope you must be getting what is the importance of this heading. हम क्यों कह रहे हैं resembling क्यों है यहाँ पर, ये कहाँ पर resemblance है, वो section 73 shows that resemblance, कि अगर quasi contractual obligation आपको discharge नहीं कर रहे, you will have to sue 73 under section 73. Contractual obligation है then 73, हुई नहीं हुई resemblance. Difference कहाँ पर हुआ? डिफरेंस यहां पर यह है कि वी आर नॉट एंटरिंग इनटू एनी काइंड ऑफ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ रहे हैं, यहां पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं है. वो हम यहां पर जैसे कॉन्ट्रैक्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफर, देन एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन की नेसेसिटी पूरी करनी पड़ेगी, पार्टी शुड बी द कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, देयर शुड बी फ्री कंसेंट, ऑल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 10 शुड बी कंप्लाइड विद, देन वी एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट and which is enforceable agreement as per section 2H, है ना. तो वो सारी फॉर्मेलिटीज यहां पर नहीं है. दैट इज द डिफरेंस, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग देम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. वी आर नॉट सेइंग देम कॉन्ट्रैक्ट, वी आर सेइंग व्हाट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. एसी चलाइए प्लीज रहा है, है ना. क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट रिजेम्बलेंस कहां पर आई, बिकॉज ऑफ जो उनका रिजल्ट है दैट इज सेम. अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करेंगे, 73 में आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे एज पर सेम डैमेजेस, लिक्विडेटेड डैमेजेस. अगर क्वाजी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करते हैं, डिस्चार्ज नहीं करते हैं, सेम काइंड ऑफ डैमेजेस. ठीक है. नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द हेडिंग एंड मीनिंग. बड़े यहां तक किसी को समझ में नहीं आया हो, पूछ पढ़े आगे. नाउ प्लीज लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ दिस इज अगेन योर क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स सेक्शन 62, 68 टू 72. यहां से क्वेश्चन कई बार आता है कि क्वाजी कॉन्ट्रेक्चुअल जो चैप्टर है वो कहां से कहां तक है, कौन से सेक्शन से कहां तक डील करता है, एंड दैट इज फ्रॉम सेक्शन 68 टू थर्ड क्वेश्चन. दिस इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर द टर्म यूज कहां की गई है, इंग्लिश लॉ में बता चुका आपको मैं. सो अब ना बेसिस क्या है, why we when we are not entering into a kind of formal contract में एंट्री नहीं कर रहे हैं हम, but we are incurring the same kind of liability, then what is the basis for that? Why we are establishing the same resembling same kind of responsibility, liability of the person without entering into a contract? And the basis is here this: unjust enrichment of one person at the cost of other. This is technical language, please remember this phrase as it is. यहीं से क्वेश्चन मिलेगा आपको, ऐसे का ऐसे ही याद कर लीजिए. unjust enrichment of one person, देखो कितने शब्द इसमें छुपे हुए हैं. unjust,
enrichment. One person is getting enriched and that is unjust. Two words are there now. One person is getting enriched. एक व्यक्ति की संपदा में या किसी भी तरीके से उसको बेनिफिट हो रहा है. He is being enriched, but that is not justified. That is unjust. Unjust enrichment. And this is second part, at the cost of other. दूसरे व्यक्ति की कीमत पर, दूसरे व्यक्ति के नुकसान पर एक व्यक्ति का फायदा अगर हो रहा है, यह है बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन. कि अगर एक व्यक्ति के नुकसान हो रहा है और उसके आधार पर दूसरे व्यक्ति का फायदा हो रहा है अनजस्टिफाइड तरीके से, तो वो दैट गिव्स यू द बेसिस ऑफ द क्वाज़ी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस. दिस इज नीदर द कॉन्ट्रैक्ट. ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये यहां का बेसिस है नीदर कॉन्ट्रैक्ट नहीं टॉट है. दिस इज थर्ड काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. कॉन्ट्रैक्ट में तो यू आर एंटरिंग इनटू फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, देन योर लायबिलिटी अराइजेस. In tort, there may be different grounds for that: negligence, nuisance, defamation, strict liability, absolute liability. So many things are there. Here, this is different kind of liability. समझ में आएगा आपको? तो this is the basis. मैंने meaning समझाया, resemblance क्यों कहते हैं वो समझाया, and this is your basis of this. And for example, this is A and B jointly owe rupees 100 to C. ए और बी मिल करके 100 रुपए देने सी व्यक्ति को. अब ए भी 100 रुपए दे आया, बी भी 100 रुपए दे आया, बिना जाने कि मेरे दोस्त ने दे दिए 100 रुपए इसको. कितने रुपए देने थे दोनों दोस्तों ने मिलकर के? 100 रुपए. पहला दोस्त भी 100 रुपए दे आया, सेकंड फ्रेंड बी भी दे आया 100 रुपए दे आया. तो नाउ सी इज गेटिंग एनरिच्ड. शी इज एनरिच्ड बाय ₹100 अनजस्टिफाइड तरीके से, अनजस्टली. समझे आप? नाउ ही इज बाउंड टू रिटर्न दैट ₹100 टू बी. वाई? बिकॉज सी यहां पर देखो, यहां पर जो लायबिलिटी टू रिटर्न ₹100 है, दैट इज नॉट अराइजिंग फ्रॉम एनी कॉन्ट्रैक्ट. दैट इज नॉट अराइजिंग फ्रॉम एनी कॉन्ट्रैक्ट. दैट इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ ही इज गेटिंग एनरिच्ड एट द कॉस्ट ऑफ द बी, एंड दैट इज अनजस्टिफाइड. बेसिस यहां पर ये हुआ. देयरफॉर वी से व्हाट, दिस इज क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट. समझ में आई बात? तो अगर बी को सू करना होगा तो ही विल सू फॉर ₹100, एंड दैट इज प्री डिटरमिन्ड इन दिस केस. उसको टेक्निकली बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस, एंड दैट इज द केस विच कम्स, उनको एट पार ले आता है कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी में. कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी में वी सू फॉर द लिक्विडेटेड डैमेजेस, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स में वी सू फॉर द लिक्विडेटेड डैमेजेस. ठीक है? बट इन टॉट दिस इज नॉट लिक्विडेटेड डैमेजेस, दिस इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. ठीक है? पढ़ेगा आगे. सो इस लाइन को याद कर लीजिए. द बेसिस ऑफ द ऑब्लिगेशन इज दैट नो वन शुड हैव अनजस्ट बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ अदर. कि कोई भी व्यक्ति दूसरे की कीमत पर बेनिफिट नहीं लेगा. इसका बेसिस है. And these are the essentials. Defendant has been enriched by the receipt of the benefit. Defendant को benefit हुआ है. ठीक है? Enrichment at the expense of plaintiff हुआ है. Plaintiff के expenses पर हुआ है और वो unjust है. तो these are three essentials. आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको इस तरह काम आएंगे. ये प्रीलिम्स से भी काम आएगा, मेंस से भी काम आएगा. इतना पार्ट आपके लिए है. हो गया? तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स. यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है. नाउ आई मूव टू सेक्शन 68. नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट्स. इंटरेस्टिंग तो ये भी था. As I said you, as I suggested you, सेक्शन 68 to 72 आपको डेली 5 बार लिख के देख लेना चाहिए. डेली ऑन द बेसिस, डेली बेसिस आपको लिख के देखने चाहिए सेक्शन से. इनकी वो वैल्यू है इसमें. आई होप आप लोग कर पाएंगे ऐसा.
देखिए क्या कहता है सेक्शन 68। बहुत टेक्निकल लैंग्वेज है, बहुत सारे शब्द टेक्निकल इसमें छुपे हुए हैं जो आपको देखने हैं इसमें। क्या क्या? इफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, पहली बात, कौन सा व्यक्ति? हु इज इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। और ये बात कहां लिखी मिलती है आपको? सेक्शन, इसमें कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 11 एंड 12 डिटरमाइन करते हैं कि हु आर द पर्संस हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। 11 रेड विथ 12, याद तो नहीं आया? नहीं आया, वेरी गुड। इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट और एनीवन whom he is legally bound to support। तो प्लीज यहां पर इसको मैं थोड़ा इस तरीके से दिखा रहा हूं आपको। दे आर टू पर्संस हेयर, इनको जो छुपे हुए हैं थोड़ी बातें समझ लीजिए। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? इफ ए पर्सन हु इज इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ही मे बी ए लूनेटिक, ही मे बी ए माइनर। These are the persons who are incapable of entering into contract, or anyone whom he is legally bound to support। ये सेकंड कैटेगरी कौन सी हो गई? वो व्यक्ति हो गए जिन्हें ये व्यक्ति इनकेपेबल बाउंड टू सपोर्ट है। अब आपको मैं ये दिखाता हूं कैसे। इनको शायद आप जानते हो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। जब इनकी शादी हुई थी तो ये माइनर थे, तो एट दैट उस समय की पिक्चर मान लीजिए ये, ही इज ए माइनर इन दिस पिक। ओके, तो ही इज द फर्स्ट कैटेगरी पर्सन, ही द पर्सन हु इज इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। गॉट इट? नाउ शी इज हिज वाइफ टू whom he is legally bound to support. This is the second person to whom he is legally bound to support. It means he who is himself incapable of entering into contract. तो दो व्यक्ति हो गए। एक व्यक्ति वो जो स्वयं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने में असमर्थ है, एक व्यक्ति। दूसरे व्यक्ति वो हो गए जो इस पहले वाले व्यक्ति पर डिपेंडेंट है। तो माइनर की वाइफ, या कोई लूनेटिक है, अनसाउंड माइंड है, उसकी वाइफ, उसके बच्चे। समझ आई बात आपको? तो इसका मीनिंग समझ में आया आपको इन दो बातों को? इफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, हमारे इलस्ट्रेशन में श्री महात्मा गांधी जी, स्वर्गीय महात्मा गांधी जी। दूसरा, एनीवन हु इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट मींस उनकी पत्नी, बच्चे। इस तरीके से समझ में आई बात आपको? नाउ आगे बढ़ते हैं, सेक्शन क्या कह रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इतना पढ़ा। If a person incapable of this is supplied by another person, किसी अन्य व्यक्ति को necessaries, please mind this, highlight this word, आपके बैरक में आपको हाईलाइट कर लेना चाहिए, necessaries suited to his condition in life। उसकी जीवन में, उसकी जो लाइफ है उसके में suited conditions हैं, उसके हिसाब से necessaries को सप्लाई करता है वो। These three words are very important। Necessaries कैसे? Suited to his condition in life। उसका जो जीवन लाइफ स्टेटस है, उसका स्टेटस है लाइफ का, उसके अकॉर्डिंगली उसको नेसेसरी सप्लाई करता है एक व्यक्ति। समझ बात आपको? द पर्सन हु हैज फर्निश्ड सच सप्लाईज, जिस व्यक्ति ने वो सप्लाईज की हैं, is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person। जो व्यक्ति सप्लायर है, he is entitled to be reimbursed, लेकिन कहां से? उसकी प्रॉपर्टी से। तो दिस वर्ड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी। अब मैं आपको ये लैंग्वेज मैंने पढ़ के सुना दी, आपको ढंग से समझाता हूं। प्रॉपर्टी से इसमें देखते हैं हम ये बात। He is the person, जिनको शायद आपने कभी ना देखा हो या देखा हो, he is the person who is supplying। समझ रहे हैं यहां पर? Supplying what? Necessaries suited to the life of either to him or to him। इनके लिए हो सकता है किताबें सप्लाई करें महात्मा गांधी जी के लिए, और इनके लिए हो सकता है चूड़ियां और ये सब। ये तो he is supplying। तो according to section 68, if he is supplying necessaries, got it, then he is not doing something in philanthropy। So now they are getting something,
these persons are being enriched at the cost of him. Therefore, a contractual liability arises and they are bound to reimburse him. He is entitled to be reimbursed. Now क्वेश्चन यहां पर यह कि बिकॉज ये अपने आप में ऐसे व्यक्ति हैं कि जो हु आर इनकेपेबल, इन कहीं ना कहीं इनकेपेबिलिटी है, तो देर वो राइडर लगा दिया गया है क्या, एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड ओनली फ्रॉम द प्रॉपर्टी. ही कैन बी रीइंबर्स्ड, अपनी नुकसान की जो उसने सप्लाई की उसकी भरपाई वो कर सकता है, अधिकारी है, लेकिन कब तक, जब तक कि उनकी केवल प्रॉपर्टी से, उनको पर्सनल लायबिलिटी नहीं बना सकता. The person who is incapable of entering into contract or the other person to whom the supplies were made, they cannot be made personally liable for those supplies. They can be held liable for the reimbursement only from their property. अगर उनके पास प्रॉपर्टी है उसी से ही reimbursement हो सकता है. अगर प्रॉपर्टी नहीं, मान लीजिए 10,000 रुपए का सप्लाई किया गया सामान और प्रॉपर्टी केवल 5,000 रुपए तक की है, तो रीइंबर्समेंट केवल 5,000 रुपए तक का ही हो पाएगा, बिकॉज प्रॉपर्टी की एक्सटेंट वहां पर खत्म हो जाती है. आप उनको पर्सनली लायबल नहीं बना सकते, आप उनको, यू कैन नॉट सू देम पर्सनल लेवल पर. तो प्रॉपर्टी का जो राइटर है ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको. समझ में आई बात आपको? नहीं है यहां तक किसी को पूछना है तो प्रॉपर्टी वाली बात को. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट व्हाट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेसेसरीज suited to his condition in life. This is very important. Then what are the necessaries? Necessaries किसको माना जाना चाहिए? What is suited to his life? It is now different for different persons. जिस सूट में यहां पे मैं दिखा रहा हूं, now please see this. If this man is giving them, supplying them movie tickets, it may not be a necessary. If उनको डिजाइनर लहंगा दे रहे हैं ला करके, तो दिस मे नॉट बी ए नेसेसरी. अगर इस तरह की महंगी बैंगल्स, चूड़ियां लाके दी जा रही हैं, तो दिस मे नॉट बी नेसेसरी. बट जो नेसेसरी का मतलब क्या होता है, तो फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए जरूरी है, आपके डे टू डे की जो नीड्स हैं उनके लिए जरूरी है, आपकी बेसिक एजुकेशन के लिए जरूरी है. दैट आर द नेसेसरीज. आपकी एजुकेशन, आपका जो सस्टेनेंस, जो अलाउंस है, आपका रहना सहना खाना पीना, वो सब कुछ उसके लिए अगर सप्लाई कर रहे हैं तब तो ठीक है. नाउ कंडीशन क्या है यहां पर देखो, suited to his condition in life. Now these necessaries may vary from one person to another person. If the person to be supplied is a farmer, उनके लिए कंडीशंस दूसरी हो सकती हैं. एक बहुत पॉश स्टैंडर्ड में रहने वाला इंसान हो, जैसे मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी का बच्चा हो, ऐसी स्थिति में सप्लाई करनी पड़ जाए, तो उसके लिए हो सकता है नेसेसरी कंडीशन में दूसरी बात आ जाए. कहीं सिक्योरिटी इश्यूज भी हो सकते हैं, तो किसी के लिए सिक्योरिटी कवर लेना, पूरा सिक्योरिटी गार्ड्स पे रखना भी नेसेसरी कंडीशंस में आ सकता है. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस, दैट विल वेरी. इसलिए उन्होंने जो वर्ड्स यूज किए हैं, नेसेसरीज सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ. समझे आप? तो जिसकी जैसी जीवन है उसके अनुरूप उसकी आवश्यकताओं के लिए पूर्ति करना. नेसेसरीज मींस आवश्यकताएं के लिए पूरी करना. उस वो अगर है, then the person who is supplying is liable, is entitled to be reimbursed only from the property. अब बात समझ में आ गई आपको? मेरे ख्याल से इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं थी. 2-3 पॉइंट्स है. नेसेसरीज का मीनिंग, नेसेसरी, सेकेंडली नेसेसरी सूटेड टू लाइफ एंड रीइंबर्समेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी. इलस्ट्रेशन देख लीजिए इसमें क्या है. A supplies to B a lunatic. It means person incapable of entering into contract with necessaries suitable to his life, to condition in life, A is entitled to be reimbursed from B's property. तो प्लीज आप प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस होंगे आपके, आप उसमें ध्यान रखिएगा कि ये शब्द को ढूंढना पड़ेगा आपको. रीइंबर्समेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी होना चाहिए. एग्जामिनर साहब आपको यहीं पर कंफ्यूज करेंगे प्रीलिम्स में, ठीक है? तो रीइंबर्समेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, सर्च इट. This is second. A supplies the wife and children of B lunatic. Lunatic की वाइफ और बच्चों को सप्लाई करता है. तो अगेन सेम रूल अप्लाइज हियर. तो दिस इज सेक्शन 68. आई होप दिस इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड नाउ. सेक्शन 68. अब आपका होमवर्क यही है, आप इसको याद करेंगे विद इलस्ट्रेशंस.
टेक्निकल पॉइंट्स मैंने सब बता दिया आपको, हाईलाइट आप लोगों ने कर लिया है. नाउ वी कम टू सेक्शन 69. This is 69. Again, very technical. A person who is interested in the payment of money which another is bound to pay. Got it? दो व्यक्ति हैं, one person is another, that is he is bound to pay, bound by law to pay, but another person is interested in the payment. Why? Because अगर उसने पेमेंट नहीं की पहले व्यक्ति ने तो लायबिलिटी मुझ पर आ जाएगी. इसको समझने के लिए हम थोड़ा इसको इनडायरेक्टली समझते, देन वी विल कम टू द लैंग्वेज ऑफ दिस. तो दीजिए इलस्ट्रेशन है, उसको समझिए क्या कहता है. देयर आर टू पर्संस, ए है द जमींदार, ओके, एंड सेकंड इज बी. बी होल्ड्स लैंड इन बंगाल ऑन लीज ग्रांटेड बाय ए. ये जो व्यक्ति है ये लीज पर है, इसका लैंड किसका दिया हुआ है? जमींदार का दिया हुआ है, ए का. सही है, ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है आपके इसमें. बी होल्ड्स लैंड इन बंगाल ऑन ए लीज ग्रांटेड बाय ए जमींदार. गॉट इट? ये हमने समझ ली बात है. द रेवेन्यू पेबल बाय ए टू द गवर्नमेंट बीइंग इन एरियर. इन जमींदार साहब ने इस जमीन पर जो रेवेन्यू इनको देना था गवर्नमेंट को वो इन्होंने नहीं दिया. जो राजस्व सरकार के प्रति देय था इन जमींदार साहब की तरफ से, इन जमींदार साहब ने वो राजस्व सरकार को नहीं दिया गया, और इसलिए लैंड इज एडवर्टाइज्ड फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने उस लैंड को सेल पर, बिक्री पर लगा दिया. नाउ मैं उस लैंड पर एज ए बी आई एम ऑन लीज, उस लैंड को मैं यूज कर रहा हूं. आपने पेमेंट नहीं की, आपकी वजह से जो लैंड पर मेरा कब्जा है अभी वो बिक जाएगी. तो दैट इज व्हाई आई बिकेम इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ दैट रेवेन्यू. आप नहीं देंगे तो मुझे देना पड़ेगा. अगर मुझे वो जमीन बचानी है तो आई विल हैव टू पे दैट रेवेन्यू. समझे बात आप? देयरफॉर दिस इज लाइन, ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी, यानी कि इस उसमें जो टेनेंट है, which another is bound, that jamindar is bound by law to pay, and who therefore pays it. Payment तो कर दी अब. Is entitled to be reimbursed by the other. I am entitled to be reimbursed from other. First of all, I will pay the arrears, I will save the land, then I will sue you for reimbursement. कि आपकी वजह से मुझे पेमेंट करनी पड़ी. समझे बात आप? इलस्ट्रेशन पढ़ लिया आप लोगों ने? सो बेसिकली यहां पर दो पॉइंट है बस. वन शुड हैव इंटरेस्ट इन मेकिंग पेमेंट, एंड द पर्पस ऑफ मेकिंग द पेमेंट शुड बी बोनाफाइड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट बाय द प्लेंटिफ. जो पेमेंट का पर्पस है, मैंने क्यों दिया? कि मैं अपने इंटरेस्ट को बचाना चाहता था. माई इंटरेस्ट वॉज एंडेंजर्ड बिकॉज ऑफ योर डिफॉल्ट. क्योंकि आपकी जो ड्यूटी थी आप परफॉर्म नहीं कर रहे थे, बिकॉज ऑफ दैट माई इंटरेस्ट वॉज इन डेंजर, एंड टू सेफगार्ड माई इंटरेस्ट आई मेड द पेमेंट. देयरफॉर आई एम एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड फ्रॉम यू नाउ. दिस इज द मैंडेट ऑफ सेक्शन 69. नथिंग वेरी टेक्निकल, केवल दो पॉइंट याद रखने हैं आप लोगों ने, लेकिन मेंस के लिए आपको याद रखना पड़ेगा इसको एज इट इज. ठीक, मेंस आप पहले सेक्शन लिखेंगे फिर उसको एक्सप्लेन कर देंगे इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग. ठीक है, हो जाएगा? कुछ है नहीं इन चीजों में अभी. नाउ कम टू सेक्शन 70. हाँ जी, obligation of person enjoying benefit of non-gratuitous act. Again, I would like to point out one thing. 68 to 72 की आपकी हेडिंग्स आपको बहुत टिप्स पे याद होनी चाहिए, बिकॉज ये जो मैचिंग वाले होते हैं ना, ये इनको मैच करिए हेडिंग्स में और सेक्शंस में. ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते, संभावना बनती है. तो हेडिंग्स के पॉइंट मैच करने के लिए आपको याद कर लेना चाहिए इसको, हेडिंग्स को अलग से. क्या? When a person lawfully does anything for another person or delivers anything to him. दो बातें हैं.
फर्स्ट व्हाट, व्हेन ए पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग, कुछ भी दूसरे व्यक्ति के लिए करता है, ठीक है, जो भी व्यक्ति कोई दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ भी करता है, और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम, या उसको कुछ भी डिलीवर करता है, प्रदत्त करता है कोई वस्तु को। गॉट इट? 2 पॉइंट्स आपको हमेशा बेरेट पढ़ते हुए इन फ्रेजेस में याद करना चाहिए। जिस तरह मैं शो करता हूं आपको, पूरा ब्रेक कर देता हूं, जितना मैक्सिमम पॉसिबल माइन्यूटली ब्रेक किया जा सकता है, आई डू दैट। सो फर्स्ट, डूइंग समथिंग और डिलीवरिंग समथिंग, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेचुअसली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कुछ भी किया जा रहा है, जो कुछ भी डिलीवर किया जा रहा है, प्रदत्त किया जा रहा है, वो ग्रेचुअसली नहीं हो रहा, वो धर्मार्थ नहीं हो रहा है। वो दिस इज नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेचुअसली, एंड प्लीज बाइंड इट। आप इसको नोट को देख लीजिए अच्छी तरीके से, NOT। क्यों लिखवा रहा हूं, बता रहा हूं आपको ये, क्योंकि आपके प्रिलिम्स में एग्जामिनर साहब को यहीं घुमाएंगे, आपको नोट को हटा देंगे, इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेचुअसली, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, नॉट इंटेंडिंग टू दिस। तो अगर आपने केयरफुल रीडिंग नहीं की तो हो सकता है वहां पर आप फंस जाएं एक बार को, तो दैट इज, प्लीज ध्यान रखना, नॉट इंटेंडिंग टू डू ग्रेचुअसली, तो डूइंग समथिंग और डिलीवरिंग समथिंग, नॉट इंटेंडिंग टू डू ग्रेचुअसली। एंड थर्ड, सच अदर पर्सन एंजॉयज द बेनिफिट, जो भी डिलीवर किया जा रहा है, जो भी मेरे लिए किया जा रहा है, आई एम एंजॉइंग, आई एम टेकिंग द फ्रूट्स ऑफ दैट, देन I am bound to make compensation to the former in respect or to restore the things so done or delivered। बस सिंपल सी बात है, जो कुछ मुझे डिलीवर किया मैं उसके लिए कंपनसेट करूंगा उसको। मान लीजिए आपके घर पर कोई आकर के पिज्जा दे जाए, डिलीवरी बॉय आ जाए, गलती से भी छोड़ जाए एक बार को वो, और आप एंजॉय करें उसको, तो फिर कहेंगे पैसे नहीं दूंगा, देने पड़ेंगे। से दिस, ए ट्रेड्समैन लीव्स गुड्स एट बीज हाउस बाय मिस्टेक, पिज्जा बॉय कमिंग टू यू, जाना था 522 में, आ गया 521 में, ठीक है, और तुमने बड़ा मजे से खाया उसको पहले। नाउ माइंड इट, इट वाज नॉट ग्रेचुअस, भले ही 30 मिनट के बाद में आया हो, आपने ऑर्डर भी नहीं दिया था। दिस इज, बी ट्रीट्स द गुड्स एज हिज ओन, ही इज बाउंड टू पे फॉर देम। तो ये जो लैंग्वेज है, प्रीलिम्स में आपको यहीं से, इन्हीं इलस्ट्रेशन से क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से। आपको बहुत ज्यादा स्कोप है नहीं एग्जामिनर साहब के लिए इसमें बहुत कंफ्यूज करने का, आपको सिर्फ लैंग्वेज में कंफ्यूज करेंगे, नोट ग्रेचुअसली, ग्रेचुअसली, इस तरीके से। एंड सेम काइंड ऑफ इलस्ट्रेशंस कैन बी सीन। आप देखना प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखो, आप इन्हीं इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन मिलेंगे आपको मैक्सिमम टाइम, देखे ना, बाहर से ज्यादा स्कोप है नहीं इसमें कुछ ऐसा। सो दीज आर टू पर्संस, ट्रेड्समैन लीव्स गुड्स बाय मिस्टेक, एंड सेकंड पर्सन इज व्हाट, he treats goods as his own, so he is bound to pay for the goods. This is all about this. Illustration B, A saves B's property from fire। आग लग गई है, मैं आपकी प्रॉपर्टी को, संपत्ति को आग से बचाता हूं। A is not entitled to compensation from B if the circumstances show that he intended to act gratuitously। तो द वर्ड ग्रेचुअसली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आग बुझाने भागे और पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन धर्मार्थ कर रहे हैं, अपने कर्मों को अच्छा कर रहे हैं, परलोक अच्छा कर रहे हैं अपना, कि ठीक है ना, अच्छा काम, परोपकार कर रहे हैं, उसके बाद में लालच आता है मन में, नॉट अलाउड, ठीक है। दिस इज, इफ यू आर डूइंग प्रोफेशनली, इफ यू आर डूइंग समथिंग इन, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग इन रिटर्न, देन यू विल बी कंपनसेटेड फॉर दैट। कर लेंगे। 71 90% क्वेश्चन यहां से आता है, और इसी की हेडिंग से क्वेश्चन आ जाता है। यू मस्ट हैव सीन दिस क्वेश्चन इन प्रीलिम्स। एज ए बेली, कुछ नहीं करना, एज ए बेली रख लीजिए अगर कुछ याद नहीं रहता तो आपको। ए पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अदर, दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी आपको मिली, एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी इज सब्जेक्ट टू द रिस्पांसिबिलिटी एज ए बेली। और ये फिर बेलमैन के चैप्टर में आपको ले जाएगा। इस लैंग्वेज को, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज दिख रही है आपको, कि अगर किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी मिलती है तो उसकी ड्यूटी क्या होगी? उसकी ड्यूटी वही होगी जो कि एक बेली की होती है। अब बेली की ड्यूटी क्या होती है? उसके लिए आपको बेलमैन के चैप्टर पर जाना पड़ेगा। सेक्शन 151 लिख लीजिए,
इंपॉर्टेंट फॉर यू। 151 पहली ड्यूटी क्या है बेली की? 151 like a belly of goods the finder is bound to take as much care of the goods as a man of ordinary prudence। जैसे एक आम समझ का व्यक्ति उन वस्तुओं की केयर करेगा, वैसे ही आपको उन वस्तुओं की केयर करनी होगी। A belly of goods the finder is bound to take as much care as of man of ordinary prudence। ordinary prudence समझते हैं? एक आम समझ का आदमी, एक व्यक्ति जो बहुत एक्स्ट्रा केयर करेगा वो नहीं, एक व्यक्ति बहुत लापरवाह है वो नहीं, मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। ठीक है, तो जैसे ये तो ये आ गई है। सेकंड ड्यूटी कौन सी है? ही शुड नॉट मिक्स द गुड्स बाय हिम विद हिज ओन गुड्स। अपनी वस्तुओं में उसको नहीं मिलाएगा। ये कहां पर है? 156 एंड 157। नॉट मिक्स द गुड्स फाउंड बाय हिम विद हिज ओन गुड्स। उन वस्तुओं को अपनी वस्तुओं में नहीं मिलाएंगे आप। दिस इज 156 एंड 157। एंड थर्ड इज like a belly is bound to return the goods to the true owner if he can after reasonable search be found। अगर वो व्यक्ति मिल सकता है जिसकी वस्तुएं छूट गई हैं तो उनको वह रिटर्न करने के लिए बाध्य है, बाउंड टू रिटर्न। दिस इज द ड्यूटी ऑफ बेली एंड दिस इज सेक्शन 160 एंड 169। ठीक है, तो दीज आर द थ्री ड्यूटीज मेनली इफ यू आर द फाइंडर ऑफ गुड्स। इफ शी इज फाइंडर ऑफ द गुड्स शी बिकम्स बेली। ठीक है, नाउ दीज आर द ड्यूटीज टू टेक एज मच केयर एज ऑफ द गुड्स एज दिस। इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है, एक स्टूडेंट की जो पहले बैच में होंगी कोई मैडम, उन्हीं की पिक किसी ने किसी को चूज करना पड़ता है ना क्लास में से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। चलिए, ही शुड नॉट मिक्स द गुड्स एंड बाउंड टू रिटर्न। तो दीज आर द थ्री ड्यूटीज। ठीक है ना, कर लेंगे आप। नाउ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन आता है कि you are subjected to the same kind of responsibility as of a belly. Now what are the conditions when can you sell those properties? You are the finder of property। वो कौन कौन से circumstances हैं, वो कौन कौन से, संस्कृत हिंदी में क्या बोलते हैं circumstances को? अरे इतनी हिंदी तो बताओ। परिस्थितियां। वेरी गुड, वेरी गुड। परिस्थितियां, वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जब इवन डिस्पाइट बीइंग फाइंडर ऑफ गुड यू कैन सेल दोज गुड्स, यू कैन सेल दोज गुड्स, उनको बेच सकते हैं आप। यहां से क्वेश्चन प्लेन से भी आता है और यहां से क्वेश्चन आपको मेन से भी आता है। तो देख लेते हैं 169। द फाइंडर ऑफ गुड्स हैज बीन ऑथोराइज्ड टू सेल द गुड्स फाउंड बाय हिम। Section 169 which confers such an authority is as follows। 169 section 169 authorizes you to sell the goods which are found by you। जो चीजें आपको, जो वस्तुएं आपको मिली हैं उनका बेच सकते हैं कब? The owner of goods cannot with reasonable diligence be found। जो मालिक है, एक बात, वो आपको मिल नहीं रहा। ठीक है, और if he refuses upon demand to pay lawful charges of finder। जब मिल तो गया लेकिन वो आपके जो खर्चे हुए हैं, जो लॉफुल खर्चे हैं, उनको देने के लिए वह व्यक्ति मना करा, ही इज रिफ्यूजिंग टू पे देम। ठीक है, एंड ईदर द थिंग फाउंड is in danger of perishing or of losing the greater part of its value। पढ़ रहे हैं आप लोग? या तो व्यक्ति वो खत्म हो जाएगी, दूध है मान लीजिए, दूध अगर जल्दी डिस्पोजल नहीं हो वो खराब हो जाएगा। सब्जियां हो गई, फल हो गए, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो who either a thing found is in danger of perishing or losing the greater part of its value, or in case the goods are not of perishable nature। देखो ये यहां से क्वेश्चन आता है, 2/3 ऑफ, आप लोगों को सेक्शन मिल गया ना 169। ये देखो 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू, इसको पहले हाईलाइट कर लीजिए इस तरीके से।
गुड्स पेरिशेबल नहीं है, गुड्स पेरिशेबल नहीं है, लेकिन आपके जो लॉफुल चार्जेस हैं वो कितने हो गए हैं? 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू हो गए हैं, उसकी वैल्यू के 2/3 हो गए हैं, देन यू कैन सेल इट। तो 2/3, 1/3 करके इस तरीके से आपसे ऑप्शन पूछा है, उसमें ऑप्शन में प्रीलिम्स से क्वेश्चन आता है आपके उसमें ये कि बेली कब बेच सकता है, उसकी वैल्यू के जब खर्चे हो जाएंगे। इन केस द गुड्स आर नॉट पेरिशेबल बट द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर अमाउंट टू 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसके 2/3 तो खर्चे हो गए आपके, यू सेल इट। ठीक है, देखिए क्या पहली बात क्या हुई, मान लीजिए 2100 रुपए की वैल्यू की प्रॉपर्टी है, सही है, 2100 रुपीज की वैल्यू है। फर्स्ट आपको फाइंडर ऑफ गुड्स मिल गया, जो मालिक है उसका, आपने कहा भैया ये ले लो अपना, और मेरे 500 रुपए खर्च हुए हैं, सही है। उसने कहा मैं आपको नहीं दूंगा इस कैटेगरी में, इफ यू रिफ्यूजेस अपॉन डिमांड टू पे लॉफुल चार्जेस, खत्म बात, मेरे 500 रुपए नहीं दे रहे, मैं इसको बेच दूंगा। यहां पे कोई 2/3, 1/3 नहीं देखना, टेक्निकली समझिए इसको, वहां पे कंफ्यूज मत होना है। पर यहां पर कौन सा केस है जहां पर फाइंडर ऑफ गुड्स इज रिफ्यूजिंग टू गिव यू टू पे योर लॉफुल चार्जेस। दूसरी कैटेगरी कौन सी पहुंच गई कि जब आपके जो लॉफुल चार्जेस हैं, रिफ्यूजल वाली बात नहीं है यहां पर। अब when your lawful charges has become to the tune of 2/3 of that, यानी कि 21 का 2/3 कहते होंगे 1400 रुपए हो गया, 1400 हो गया, in that case you can sell the property। समझे बात? दोनों डिफरेंस क्या हुआ, एक में आपके एक्सपेंसेस बहुत कम है बट देयर इज रिफ्यूजल फ्रॉम द ओनर, इन दैट केस योर लॉफुल चार्ज हैज इंक्रीज अप टू द लेवल ऑफ 2/3। समझे आप? तो अब तो कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं होंगे? फिर ठीक है, जागते रहना, मुझे सब पे नजर है वैसे जो सो रहा है। अलर्ट हो जाते सब लोग, देखते हैं दूसरे को सो कौन रहा है, वैसे कोई नहीं सो रहा है। सो दिस इज लास्ट इज 72, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, कुछ है नहीं इसमें। क्या है? A person to whom money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion must repay or return it। जिस व्यक्ति को गलती से या किसी ने उसको फोर्स करके उससे कोई प्रॉपर्टी ले ली है, कुछ पेमेंट, मनी हैज बीन पेड, एक्चुअली प्रॉपर्टी नहीं, मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड, इसको याद रखिएगा। कैसे? एग्जांपल लेता हूं आपको मैं, आप जा रहे हैं घूमने के लिए कहीं, ठीक है, आपने टैक्सी कर ली और टैक्सी वाले ने जब आपने कहा आपके जो पॉइंट ऑफ जहां पर जर्नी एंड होती है वहां पर आपको उतरना है, वो कहे कि मैं तो आपसे 5000 रुपये लूंगा, नहीं तो सामान उतरने नहीं दूंगा आपका मैं, एंड यू हैव टू पे मनी अंडर कोर्जन। समझे आप? यहां पर उस समय आप ऐसे ही करेंगे, लेकिन लेटर ऑन सेक्शन 72 विल कम टू रेस्क्यू because you have paid the money under coercion। Got it? This is, yeah, you have to deliver something under coercion like this। So this is all about section 68 to 72 concept of quasi contract मैंने समझा दिया। Again I am repeating, very important for your prelims, very important for mains। mains में क्या आएगा? What is the meaning of the quasi contractual obligations? एक बात meaning पे क्वेश्चन, explain them, सेक्शन 68 से लेकर 72 करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वाजी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वाजी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस एंड दोज अराइजिंग आउट ऑफ टॉट। उन तीनों से डिफरेंस करते हुए और इनके 68 से लेकर 72 और अपने आप में क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट, ये सब टोटलिटी में करके आप अगर आप कर लेते हैं तो लगभग एक क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएसजे में मेंस में, मुझे पूरी है कि इनमें से क्वेश्चन आएगा जरूर आपका इसमें, ये सही है। तो ये आपका 68 से लेकर 72 भी हो गया। तो प्रभु कर ली क्लास, लेकिन क्लास करने से अगर कोई जज बन जाए ना तो हिंदुस्तान के सारे लोग जज बन जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। इससे आगे बढ़ते हैं, नोट्स बना लें आप बहुत अच्छे, क्या उससे जज बन जाएंगे? तब भी जज नहीं बनेंगे। जज आप तब बनेंगे जब, अभी अगर मैं चुटकी बजाऊंगा तो चुटकी बजाते ही आपको
2 का टेबल सुनाना है। जैसे 2 एकम 2, 2 3 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 छक्का 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20, खत्म। गायत्री मंत्र सुनाओ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, विद इन 10 सेकेंड्स। ना मुझे लगा कि आई नीड रिवीजन, और आई एम श्योर आपको भी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ी होगी। तो क्या अगर मैं आपसे कहूं कि सेक्शन 3 सुनाइए ऐसा, सेक्शन 4 सुनाइए ऐसा, सेक्शन 5 सुनाइए इस तरीके से, तो क्या आप गायत्री मंत्र की तरह से या 2 के टेबल की तरह सुना सकते हैं या नहीं? जिस दिन आपकी चुटकी बज जाए, जिस दिन आप ये सुना पाओ उस तरीके से, आप ये समझ लेना कि दुनिया की कोई ताकत आपको जज बनने से रोक नहीं सकती। यही मेरा कहना है, और उसी तरीके से आगे बढ़ते रहिएगा। हाँ, बस कहीं कहीं पर भी किसी पॉइंट पर अपनी जर्नी को रोकना नहीं है, कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है। और यूट्यूब के साथ आप कंबाइन करिए हमारे विधि जुडिशियल एकेडमी के ऐप को, वहाँ के जो डिफरेंट छोटे छोटे कोर्सेज हैं उनको जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता हो, बहुत से स्टूडेंट का हमारे पास फ़ोन आया है कि सर यूट्यूब पर बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, पढ़ने बैठते हैं लेकिन हम चले जाते हैं रील्स में, तो ये जो जितने भी वीडियो क्लासेस हैं ये सारी और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे कोर्स पे भी अवेलेबल है, और उसकी फीस भी हम लोगों ने लगभग फ्री ही रखी है, उसमें केवल मेंटेनेंस कॉस्ट ऐड की है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनको यूट्यूब पे नहीं पढ़ना है लेकिन बहुत पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं भी है। तो 3 इयर्स का कोर्स है, बहुत मार्जिनल फीस में। हमारे सभी कोर्सेज की फीस बहुत कम रखी है, बिकॉज हम हैं स्टूडेंट की हेल्पिंग नेचर के लोग, और हम वही कर रहे हैं। तो इसलिए आप ऐप पर जाइए और vidhijudical.com विधि जुडिशियल एकेडमी की वेबसाइट पर भी एक्सप्लोर कीजिए, आपको बहुत कुछ ऐसा मिल जाएगा। यूट्यूब, वेबसाइट और हमारे ऐप, इन तीनों के कॉम्बिनेशन अगर आपने देख लिया तो आप जिंदगी में खुद से कभी ये बहाना नहीं दे पाएंगे कि ओ मैं तो जज बन जाता, मुझे तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास टाइम नहीं था। बहाने नहीं बनेंगे, आप जिंदगी भर कोसोगे खुद को कि सब कुछ था, विजयन सर समझाते समझाते थक गए, यूट्यूब पे सब कुछ दिया था, बहुत नॉमिनल फीस पर नोट्स, बहुत नॉमिनल फीस पर टेस्ट पेपर, दुनिया भर की चीज़ें प्रोवाइड कराई थी, मैंने ही पढ़ाई नहीं की। बस अगर आप इस रिग्रेट से बचना चाहते हैं तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है, कर लेंगे आप लोग। चलिए अब शुरू हो जाइए, नेक्स्ट वीडियो को जाइए बेटा।